Good morning students, class 8th, subject social science, lesson 2nd, administrative structure, policies and impact of British rule. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रशासनिक ढांचा, पॉलिसीज नीतियाँ, इम्पैक्ट प्रभाव। ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, उसकी नीतियाँ और प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी sold the exit door to its rival French company by defeating them in Carnatic wars. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया कर्नाटक युद्ध की हार के बाद। द कंपनी established supremacy over Bengal, Bihar, Odisha, Awadh and Mughal emperor after the battles of Plassey and Buxar. कंपनी ने अपना प्रभाव पूरे भारत में फैला लिया, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट। आफ्टर दिस बैटल, इस युद्ध के बाद, द प्लासी एंड द बक्सर, प्लासी और बक्सर में द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स इन बंगाल, कंपनी ने दीवानी के अधिकार बंगाल को दे दिए। बिहार एंड उड़ीसा बाय द ट्रीटी, बिहार और उड़ीसा में संधि के बाद ऑफ इलाहाबाद, और इलाहाबाद को नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके बाद व्यापारी अब प्रशासनिक बन गए। द एम्बिशन ऑफ कंपनी केप्ट ऑन सोरिंग एंड ब्रॉट साउथ इंडिया अंडर कंट्रोल। द एम्बिशन ऑफ द कंपनी का मुख्य लक्ष्य ऊपर उड़ान भरना था। एंड ब्रॉट साउथ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, और दक्षिण भारत को अपने अंतर्गत लाने के बाद, आफ्टर मैसूर युद्ध के बाद, ऑन वन हैंड द अदर हैंड बाय डिफीटिंग मराठास, एक हाथ से मैसूर पर कब्जा किया और दूसरे हाथ से मराठाओं को हराया। दे इस्टेब्लिश्ड दियर पावर, उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया। इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, दोज स्टेट्स विच वर नॉट अंडर इट्स कंट्रोल, कुछ राज्य ऐसे थे जो इसके अंतर्गत नहीं थे। वर फॉट अंडर दियर रेजिन एज द कंपनी साइंड अलायंस विथ द फॉर्मर, उन्होंने कंपनी के साथ कुछ व्यापारिक संबंध पर हस्ताक्षर किए। बाय 1857, 1857 के बाद, द होल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। 1857 के बाद लगभग पूरा भारत आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। thus taking advantage of unstable political condition of India, a trading company succeeded in establishing its rule. thus taking advantage, उन्होंने फ़ायदा उठाया अनस्टेबल पॉलिटिक्स, अस्थायी राजनीति की स्थिति का भारत में और व्यापारिक स्थिति का। सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग इट्स रूल, और सफलता के द्वार चढ़ते हुए उन्हें भारत पर अधिकार कर लिया। बट द बेसिक नेचर, परंतु यह मूलभूत प्रकृति, ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, उसके कर्मचारियों की, was that of business men, so they lacked the acumen required to run the administration of a company. उनके व्यापार में उनके कर्मचारियों में काफ़ी कमी थी, वे काफ़ी चतुरता दिखाते थे। रिक्वायर्ड टू रन, कंपनी को चलाने के लिए प्रशासनिक रूप से। द कंपनी एम्प्लॉयज
वर ग्रीडी, कंपनी के कर्मचारी लोभी थे, डिसऑनेस्ट बेईमान थे, लैक्ड विजन प्रॉपर एजुकेशन, उनके अंदर शिक्षा की कमी थी, द एम वाज टू ब्रॉड वेल्थ, कंपनी का मुख्य उद्देश्य बहुत सारा धन कमाना था, एंड दे वर रेडी टू गो एक्सटेंट टू फुलफिल दिस पर्पस, और वह अपने अधिकारों के लिए मुख्यतः लाभ कमाने के लिए पूरी तरह से इसको भरने के लिए विस्तारित रूप से तैयार थे। इट वॉज इसेंशियल फॉर द कंपनी, यह कंपनी के लिए आवश्यक था, टू ट्रेन द क्लर्क्स, और लिपिकों को तैयार करना था, ब्रोकर्स दलालों को, एंड बिजनेसमैन और व्यापारियों को, बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक के रूप में। टू अचीव दिस पर्पज रूल्स वर फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रीक्वेंटली, और इस आधार पर इस नियम को सुचारू रूप से लागू कर दिया गया। एफर्ट्स वर मेड टू कंट्रोल द अनरूली बिहेवियर, मुख्य कारण था अनुशासनहीन लोगों को रोकना, ऑन द कंपनी ऑफिशियल, खासकर कंपनी के अधिकारियों को, दे वर टाट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें प्रशासन की शिक्षा देनी थी। अ फ्यू ट्रेंड ऑफिशियल्स, कुछ ऐसे शिक्षित अधिकारी, एंड स्टाफ, और उनका स्टाफ, वर सेंट फ्रॉम इंग्लैंड, कुछ ट्रेंड या कुछ शिक्षित या सीखे हुए अधिकारी और स्टाफ को इंग्लैंड से भारत भेजा गया। डिस्पाइट दिस दे रिमेन्ड द सेम एंड वर नॉट रेडी टू गिव अप, पर वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दियर ट्रेडिंग टिल्ट एंड दिस प्रूव्ड फैटल ऑफ इंडियन पीपुल, यह व्यापार की ओर झुकाव और विनम्र रूप से भारतीयों को सिद्ध करने की कोशिश थी। द कंपनी स्टाफ रॉब्ड द इंडियन ट्रेडर्स, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड किंग्स, कंपनी के स्टाफ ने भारत के व्यापारियों को, किसानों को, कलाकारों को और राजाओं को खूब लूटा। डुअल रूल इन बंगाल, दोहरी शासन पद्धति बंगाल में। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद, द इंग्लिश कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अंग्रेज कंपनी ने इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए। विथ मुगल एम्परर शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। ही हैंडेड ओवर द राइट्स ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, उसे बंगाल के दीवानी के अधिकार दे दिए गए। बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी, बिहार और उड़ीसा को कंपनी के साथ। विथ द राइट्स, इस अधिकार के साथ। द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द टोटल रेवेन्यू ऑफ बंगाल, इस अधिकार के साथ कंपनी का पूरा अधिकार बंगाल के राजस्व पर हो गया। द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब नजमुद्दौलाह हैंडेड ओवर द राइट्स ऑफ निजामत, बंगाल के नवाब नजमुद्दौलाह ने सारे अधिकार निजामत को दे दिए। टू द कंपनी, कंपनी के द्वारा। बट द कंपनी वाज नॉट रेडी टू बियर सच ऑनरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परंतु कंपनी यह भारी भरकम जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। द कंपनी वांटेड टू इट्स कंट्रोल ओनली ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी, कंपनी सिर्फ संधियों पर और अपनी सेना पर अपना अधिकार रखना चाहती थी। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। ही न्यू इट वेल दैट कंपनी वाज नॉट इफिशिएंट इनफ टू कैरी दीवानी एंड निजामत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वह जानता था कि कंपनी पूरी तरह से तैयार नहीं है दीवानी और निजामत के अधिकारों को उठाने के लिए। क्लाइव वाज डिप्लोमेटिक, क्लाइव डिप्लोमेटिक या कूटनीतिज्ञ था। सो
ही लेफ्ट द निजामत टू नवाब ऑफ बंगाल, इसलिए उसने निजामत के अधिकार को बंगाल के नवाब से छीन लिया। एंड टुक दीवानी राइट्स इन हिज हैंड, और दीवानी के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। निजामत मीन्स टू गवर्न, निजामत का मतलब मीन्स टू गवर्न शासन करना, मेंटेन पीस शांति को बरकरार रखना, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर फोर्सेस और बाहरी ताकतों से सुरक्षा करना, एंड फौजदारी और फौजदारी। वर्क रिमेंड विथ द नवाब ऑफ बंगाल, और बंगाल के नवाब के साथ काम करना। द कंपनी अपॉइंटेड रजा खान, कंपनी ने रजा खान को नियुक्त किया एज द नायब दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल के नायब दीवान के तौर पर। एंड सिताब राय वाज इंसर्टेड द सेम टास्क इन बिहार, और सिताब राय को उसी पद पर बिहार में नियुक्त कर दिया गया। द एक्सपेंसेस ऑफ निजामत, निजामत में जो खर्चे होते थे, मेंटेनेंस मरम्मत में जो खर्चे होते थे, ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल एंड पेंशन ऑफ मुगल एम्परर वर पेड, उसका भुगतान बंगाल का नवाब की पेंशन और मुगल सम्राट की मुगल शासक की पेंशन द्वारा किया जाता था। बाय द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड एज रेवेन्यू, राजस्व के रूप में यह राशि उनसे ली जाती थी। एंड रिमेनिंग द मनी, और बचा हुआ पैसा या बचा हुआ रुपया वाज डिपोटेड इन ट्रेजरी, और बचा हुआ पैसा संधि के रूप में जमा हो जाता था। ऑफ द कंपनी, कंपनी के समझौते के रूप में। दस द पावर ऑफ बंगाल वर डिवाइडेड बिटवीन द कंपनी, बंगाल की ताकत कंपनी के बीच में, कंपनी एंड नवाब के बीच में, कंपनी और नवाब के बीच में बंट गई। द सिस्टम वाज नोन एज डुअल रूल सिस्टम, यह व्यवस्था दोहरी शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी। डीमेरिट्स ऑफ डुअल गवर्नेंस, दोहरी शासन व्यवस्था के दोष। द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल ले इन कंपनीज हैंड्स आउट, बंगाल के सारे अधिकार कंपनी के हाथ में आ गए। बट इन रियलिटी, परंतु सच में, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज, और वह सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गया। नवाब वॉज द रूलर ऑफ बंगाल, नवाब बंगाल का शासक था। बट हिज इंचेकर वॉज एम्प्टी, परंतु उसका राजकोष खाली था। एंड ही वॉज पावरलेस, और वह उसकी ताकत घट गई। द कंपनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं थी। फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, सुरक्षा के लिए और बेजान शासन के लिए। डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी, उसके बावजूद उसका पूरा अधिकार समझौते पर और सेना पर था। कॉन्सिक्वेंटली, अतः द डुअल रूल ऑफ बंगाल क्रिएटेड चाओस इन द स्टेट, इस कारण, अतः बंगाल में इसके कारण अव्यवस्था फैल गई। द डुअल रूल इन बंगाल डिमांडेड एग्रीकल्चर, दोहरी शासन व्यवस्था। द डुअल रूल इन बंगाल डैमेज्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ बंगाल, दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल में खेती, उद्योग और व्यापार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। द कॉमन मैन बिकेम द विक्टिम ऑफ कंपनी, आम आदमी कंपनी का मुख्य शिकार था। कंपनीज एस्ट्रोस्टिक और उसके अत्याचारों से परेशान था। देयर वाज चाओस ऑल ओवर बंगाल, इस तरह से पूरे बंगाल में अव्यवस्था फैल गई। द कंपनी अपॉइंटेड वारेन हेस्टिंग्स एज गवर्नर ऑफ बंगाल, कंपनी ने वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इन 1772 में। सून आफ्टर टेकिंग चार्ज, हेस्टिंग्स abolished the dual rule system and took
द राइट्स ऑफ निजामत एंड दीवानी इन हिज हैंड्स। वारिस सून आफ्टर, जल्दी ही टेकिंग चार्ज, अधिकार अपना पद संभालने के बाद हेस्टिंग्स ने हेस्टिंग एबोलिस्ड और सारे अधिकार, दीवानी के सारे अधिकार और सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया। द नवाब ऑफ बंगाल हैड नथिंग टू नाउ एक्सपेक्टिंग गेटिंग पेंशन, और बंगाल के नवाब को पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज्ड द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के सारे बोर्ड के अधिकारियों ने कंपनी के सारे अधिकार को बदल कर रख दिए। दिस कमिटी अपॉइंटेड, इस कमेटी ने नियुक्त किया, एंड डिसमिस द स्टाफ ऑफ द कंपनी, और कंपनी के सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर्मुलेटेड द फॉरेन पॉलिसी, कंपनी ने विदेशी नियमों को प्रतिपादित किया। ट्रेडिंग पॉलिसीज, व्यापारिक नीतियों में, एंड मेंटेन द आर्मी, और अपनी सेना को मेंटेन किया या उसकी नियुक्ति की। आफ्टर 1757 देयर वाज चेंज इन कंपनीज ऑब्जेक्टिव। 1757 के बाद कंपनी की नियमों में बदलाव हुए। इट वाज नॉट ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी, अब यह एक व्यापारिक कंपनी ही नहीं रह गई, बट हैड आल्सो बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनी, अब यह एक प्रशासनिक कंपनी भी बन गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो इंटर इन वर्किंग ऑफ द कंपनी, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किए जाए कार्यों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंफॉर्मेशन अबाउट द chaotic सिचुएशन ऑफ बंगाल, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार को बंगाल में होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में सूचना मिली। ऑफ लूट, उनके द्वारा की गई लूट का, और मिस गवर्नेंस, खराब शासन का, माल प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचार का, ऑफ द कंपनी, कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का, खराब शासन का और कंपनी द्वारा की जा रही लूट का ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज सरकार को का पता चला। ऑपरेशन, उनके द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन ऑफ पीपुल, लोगों का दमन का पता चला। ऑफ बंगाल, जो बंगाल में हो रहे थे। एंड ऑल द डुअल रूल, इन सभी दोहरी पद्धति के द्वारा, विच हैड थ्रोन इंटायर सेटअप ऑफ बंगाल, और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बंगाल में स्थापित कर लिया। आउट ऑफ ऑर्डर, नियमों के खिलाफ जाकर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसॉल्व टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, अंग्रेज सरकार ने कंपनी के सारे अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। विच वाज नॉट साइंड ऑफ फाइनेंशियली डिस्पाइट अमेजिंग ह्यूज वेल्थ ऑफ बंगाल, ह्यूज वेल्थ इन बंगाल, और सारे अधिकार अपने हाथों में लेने के बाद आर्थिक रूप से और इसके बावजूद ढेर सारे धन का ढेर लगा दिया। कीपिंग दीज फैक्टर्स इन व्यू, इन कारणों से द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773, इस कारण अंग्रेज सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। द टू ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाएं, द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के तहत दो प्रमुख कारण थे। टू रेमेडी द ड्रॉबैक्स इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के पहला नियम था टू रेमेडी द ड्रॉबैक्स इन द कंपनीज
ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के द्वारा सारे अधिकारों को अपने हाथों में लिया जाना। दूसरा, टू रेक्टिफाई द काजेज ऑफ कंपनी मिस गवर्नेंस इन इंडिया, फिर से कंपनी द्वारा किए गए खराब शासन को संशोधित करना। देयर वर सम अदर रीजन्स, इसके अलावा और बहुत से कारण थे, दैट नेसेसिटेटेड द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के लिए जरूरी थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट अ ट्रेडिंग बॉडी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक संस्थान नहीं था। एंड एनी मोर हैड बिकम अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब वह धीरे धीरे एक राजनीतिक संस्था भी बन चुकी थी। सिग्निफिकेंट चेंजेस वर फॉट अबाउट इन दियर राइट्स, कुछ सार्थक नियम के द्वारा कुछ सार्थक नियम इनके अधिकारों में थे। एंड फंक्शंस, और कुछ व्यवस्थाएं। द कंपनी हैड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वॉर एंड ट्रीटी साइमल्टेनियसली, कंपनी ने सारे अधिकारों को अपने हाथों में लेकर युद्ध और समझौतों के साथ स्वतः ही इसे पूर्ण किया, एक साथ पूर्ण किया। दे हैड टू लुक आफ्टर जुडिशियल, इसके बाद न्यायिक रूप से, सिक्योरिटी सुरक्षा के रूप से, एंड रेवेन्यू अफेयर्स, और राजस्व मामलों में अपने अधिकार अपने हाथों में लिए। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन स्टेट्स सो शार्प, द पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारतीय राज्यों में काफ़ी प्रगति हुई। ड्यूरिंग द रूल ऑफ कंपनी के शासनकाल में द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इंडक्ट एंड माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शंस, कंपनी के जो अधिकारी थे वह भ्रष्टाचारी थे और मौज मस्ती में व्याप्त थे। द ऑफिशियल कंसिडरिंग दीज ग्लेयरिंग शॉर्ट कमिंग्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। यह सब देखकर कंपनी ने 1700 ब्रिटिश कंपनी के अधिकारों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। पुट अ चेक ऑफ द कंपनीज अफेयर, कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों के मामलों में। एंड द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1774, और यह अधिकार पारित होने के बाद 1774 में लागू हो गया। प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख कारण। द एक्ट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक मेजर्स टू सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों को कंपनी ने एक प्रशासनिक अधिकारों के रूप में व्यवस्थित किया।